गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। यह आपकी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 1 है, भाषा, लिपि और व्याकरण। ये जो टॉपिक है आपका हिंदी व्याकरण का मूल आधार है। सबसे पहले हिंदी व्याकरण को समझने के लिए हमें इस पाठ को समझना जरूरी है। किस पाठ को? भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। बच्चों, सबसे पहले तो हम भाषा की बात करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक भी यही दिया है, भाषा। तो सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। क्या हिंदी को भाषा कहते हैं? मतलब अगर आप कहें कि भाषा किसे कहते हैं, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे कि हिंदी भाषा है, भाषा, या फिर भाषा की कोई और परिभाषा है? देखिए, भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को या अपने मन के जो भाव हैं उनको व्यक्त करते हैं, जिन साधनों के द्वारा हम उन्हें व्यक्त करते हैं, वह भाषा कहलाती है। आया समझ में? भाषा, क्योंकि भाषा मनुष्य की इकाई है। मनुष्य भाषा के माध्यम से ही अपनी बातों को दूसरों को समझा पाते हैं। ठीक है? तो भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य या पशु पक्षी अपने विचारों एवं मन के भावों को व्यक्त करने के लिए संकेतों या ध्वनियों का सहारा लेते हैं। ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? वही स्वर और व्यंजन। ठीक है ना? हमने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा है। ध्वनियाँ क्या है? वर्ण। वर्ण कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है? विशेषकर पशु पक्षी केवल ध्वनियों के माध्यम से ही प्रतिक्रिया करते हैं, परंतु मनुष्य ध्वनियों के साथ साथ लिखित व सांकेतिक माध्यमों का भी परिस्थिति के अनुसार प्रयोग कर अपने विचार व्यक्त करता है। अतः विचारों को व्यक्त करने वाले इन्हीं माध्यमों को भाषा कहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाषा क्या है। जब मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को, अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहा है किसी साधन के द्वारा, तो वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। देखो, अब भाषा की जो सार्थक परिभाषा है वो क्या है? जिन माध्यमों के द्वारा मनुष्य अपने विचारों या मन के भावों को व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब आपको समझ में आया कि ये हिंदी व्याकरण का आधार कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि व्याकरण क्या है? व्याकरण शुद्ध नियमों में बांधकर शुद्ध रूप से लिखना ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है? और लिखने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। बोलने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है? संकेतों के माध्यम से भी, हम इशारों के माध्यम से भी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। इशारे अगर हम बनाएंगे तो पहले हमारे मन में हम उन विचारों को लाएंगे, तभी तो हम इशारे बना पाएंगे ना, तभी तो हम उसे अपनी बात को समझा पाएंगे। तो क्या कहा जा रहा है? ये इसीलिए इसे हिंदी व्याकरण का क्या माना गया है? आधार माना गया है। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? यहाँ तक आपको समझ में आया कि भाषा कहते किसे हैं? जो भी हमारे मन में जो भी विचार उमड़ रहे हैं, या कोई भी बात अगर हमें किसी दूसरे को कहनी है, चाहे हम उसे बोल के कहें, चाहे हम उसे लिख कर कहें, चाहे हम उसे इशारों के द्वारा कहें, तीनों ही प्रकार से अगर हम अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। कौन से विचार? हमारे मन के विचार। क्लियर हुआ? अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित, तीसरा है सांकेतिक। सांकेतिक का अर्थ होता है इशारे करना। क्लियर हुआ? अब वैसे तो भाषा के 2 ही रूप होते हैं, मुख्य रूप से 2 ही रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लेकिन अगर हम पशु पक्षियों को इसमें जोड़ कर रखें तो वह इशारों के माध्यम से ही, अपनी ध्वनियों के माध्यम से ही क्या करते हैं? अपनी बात प्रकट करते हैं। जब विचारों को बोलकर प्रकट किया जाए या सुनकर समझा जाए, तब वह भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप। हमने 3 रूप देखे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसमें सबसे पहला है मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। तो इसमें क्या है? देखो, जैसे भाषण के द्वारा वाद विवाद, संवाद,
दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन, इन आदि इन सब के द्वारा हम भाषा का मौखिक रूप प्रस्तुत करते हैं। ये सारे भाषा के मौखिक उदाहरण हैं। जैसे टेलीफोन पे हम बात करते हैं तो बोलकर ही करते हैं, ठीक है। दूरदर्शन पर भी संवाद यानी डायलॉग्स अगर हम बोलेंगे, या फिर कोई डिबेट कंपटीशन हो, या फिर कोई भाषण हो, तो वहाँ पर हम इन बातों को सुनकर समझ रहे हैं और जो व्यक्ति बोल रहा है वो बोलकर हमें समझा रहा है। तो ये कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप हुआ। दूसरा हुआ आपका लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब विचारों को लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए तब वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे पत्र, लेख, निबंध, प्रार्थना पत्र लिखित भाषा के उदाहरण हैं। देखो जब आप रिटन एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, पहले 5th क्लास में आपके ओरल एग्ज़ाम भी होते थे, ठीक है ना। तो आप ओरल में टीचर्स को कैसे बताते थे, अपने आंसर्स कैसे बताते थे? बोलकर बताते थे, ठीक है। क्वेश्चन भी टीचर आपको बोल के पूछते थे और आप उन्हें बोलकर, तो जब टीचर क्वेश्चन बोल रहा है तो आप सुनकर समझ रहे हो, और जब आप आंसर बोल रहे हो तो टीचर उसे सुनकर समझ रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। कैसे बताया आपने? अपने मन में जो आंसर आए उसी को व्यक्त किया आपने। इसके बाद जब आपके रिटन एग्जाम होते हैं तो आपको क्या मिलता है? क्वेश्चन पेपर मिलता है, लिखा हुआ मिलता है ना, आप उसे पढ़कर समझते हैं, फिर उसके आंसर्स भी आप कैसे देते हो? लिखकर देते हो। तो ये कौन सा रूप हुआ? भाषा का लिखित रूप हुआ, ठीक है। तीसरा है सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज। जब अपने मंतव्य को व्यक्त करने के लिए संकेतों या इशारों का सहारा लिया जाए तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे हाथ हिलाकर बाय करना, ठीक है, मुंह पर उंगली रखकर चुप करने का इशारा करना। परंतु हमेशा सांकेतिक भाषा के द्वारा हम अपनी बात को ना तो कह सकते हैं और ना ही उसे अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। इसीलिए हिंदी व्याकरण में सांकेतिक भाषा की गणना नहीं की जाए। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य रूप से भाषा के कितने रूप होते हैं, तो 2 ही रूप होते हैं, ठीक है ना। और फिर भी अगर वैसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा में कितने रूप दिए गए हैं भाषा के, तो वो 3 रूप हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा यहाँ पर लिपि, स्क्रिप्ट। अब ये तो समझ में आ गया कि हम हमारे मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं हमारी बात को समझाने के लिए, तो हम भाषा का प्रयोग करेंगे। अब इन भाषा का प्रयोग करने के लिए हमें लिपि का सहारा, मतलब किन्हीं चिन्ह के द्वारा ही तो लिखेंगे ना हम। ऐसा उल्टा सीधा ऐसे शब्द तो नहीं लिखेंगे ना जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें लिपि का प्रयोग लेना पड़ेगा। स्क्रिप्ट मतलब कोई ऐसे निश्चित चिन्ह हमारी हिंदी भाषा में व्यवस्थित किए गए हैं जिन चिन्हों के माध्यम से, जिन मात्राओं के माध्यम से ही हम भाषा का निर्माण करते हैं। हम हमारी बात को लिखने के लिए जैसे ए की मात्रा, आ की मात्रा, क, ख, ग, ये सारे क्या हैं? लिपि चिन्ह तो हैं। और हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। क्लियर हुआ? अलग अलग भाषाओं की सबकी अलग अलग लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी की रोमन होती है, ठीक है, पंजाबी की गुरुमुखी है। क्लियर हो? तो क्या कह रहे हैं कि मौखिक चिन्हों, ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने व समझने के लिए सर्वप्रथम उस भाषा के वर्णों एवं चिन्हों की जानकारी का होना अति आवश्यक है। इसलिए भाषा को सिखाने से पहले आपको क्या सिखाया जाता है? वर्ण सिखाए जाते हैं। वर्ण में क्या आता है? स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर तो आप जानते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ठीक है। और व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, च, छ, ज, त, थ, द, ट, ठ, ड, ठीक है ना। प, फ, ब, ये जानते हो ना आप। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, कुछ स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये सारी चीज़ें आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये संस्कृत का विकसित रूप है। मतलब हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा, उसका उद्भव कहाँ से हो? उद्भव का मतलब उसने कहाँ से जन्म लिया है? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से घूम फिर के, मतलब पहले जो प्राचीन काल में जो रामायण, महाभारत या प्राचीन जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हैं?
संस्कृत भाषा में लिखे हैं, लेकिन धीरे 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 उसका विकास होता गया और वह पहले अपभ्रंश, फिर पाली, प्राकृत, ऐसे करके शेर सोनी, फिर उसका उद्भव जो है हिंदी भाषा में किया गया। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी से ही, मतलब संस्कृत जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से ही तो उद्भव हुई है ना, तो संस्कृत की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। जबकि पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की लिपि अरबी फारसी है। मतलब अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि है, लेकिन संस्कृत और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। क्लियर हुआ? लिपि के बिना हम भाषा के लिखित रूप की कल्पना नहीं कर सकते। लिपि के विकसित होने के कारण ही हम भाषा को चिन्हित कर पाए हैं। मतलब अगर लिपि नहीं होती तो हम भाषा को कभी लिख नहीं सकते। हम कैसे समझते कि क की जगह क ही लिखना है या आ की मात्रा की जगह? ये किसने सिखाया हमें? लिपि ने सिखाया है। क्लियर हुआ ना? अगर लिपि नहीं होती तो हम भाषा का लिखित रूप कभी भी नहीं अपना सकते। ये भाषा की कुछ लिपियाँ दी हुई है, जैसे नेपाली की भी देवनागरी है, उर्दू की फारसी, प्राकृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, मराठी की देवनागरी, पाली की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी और संस्कृत की भी देवनागरी। सभी भाषाओं में एक जैसी लिपि व्यवस्था नहीं होती। हिंदी और अंग्रेजी लिपि भाषा की लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि अरबी, फारसी, उर्दू की लिपि दाईं से बाईं। मतलब लिखने का जो तरीका है ना, आप कॉपी में कैसे लिखते हो? राइट टू लेफ्ट लिखते हो या लेफ्ट टू राइट लिखते हो? कैसे लिखते हो? लेफ्ट टू राइट लिखते हो ना। लेकिन उर्दू में क्या होता है? राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। मतलब सीधे हाथ की तरफ से ऐसे लिखा जाता है। आपने देखा होगा, ठीक है ना? अब है लिपि की उपयोगिता। लिपि की अनेक निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं। लिपि का रूप लेकर लिखे जाने पर विचार सुरक्षित व स्थायी हो जाते हैं। लिपि विचार को समय से आगे बढ़ा देती है। लिपि की मदद से ही विचार, ज्ञान, विज्ञान, नई खोज और जानकारी प्रसार और विस्तार पाती है। संसार के किसी भी कोने में प्राप्त जानकारी हर कोने में पहुंचती है और उसका लाभ संपूर्ण मानवता को मिलता है। प्रथम उपयोगिता तो स्वयं भाषा के लिए ही होती है। दुनिया में वे ही भाषाएं जीवित रहती है और विकास करती है जिनकी कोई लिपि होती है। अगर कोई चिन्ह नहीं होगा, कोई निश्चित चिन्ह नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। क्यों लुप्त हो जाएगी? क्योंकि सिर्फ बोल कर ही हम अपने विचार को प्रकट करते हैं। तो बोलने से तो क्या होता है? हर बार शब्द में परिवर्तन हो जाए। आपने देखा होगा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप कोई इंग्लिश शब्द बोलते हैं तो वह उसका मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है, उसमें परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है ना? अगर आप कुछ और बोलते हो लेकिन उनके बोलने में जो उनके उच्चारण का जो बोलने का जो तरीका है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। अगर लिपि होगी तभी हम उसको शुद्ध रूप से लिख पाएंगे। और इस लिपि को शुद्ध रूप से लिखने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? व्याकरण का सहारा लेना पड़ेगा। व्याकरण क्या है? नियम है। शास्त्रों में जो भाषा को लिखने के जो शुद्ध नियम बनाए गए हैं वो किस में बनाए गए हैं? व्याकरण में बनाए गए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों से संबंध रखने वाले नियमों का ज्ञान कराता है। वह भाषा के नियम नहीं बनाता, बल्कि किसी भाषा के प्रचलित व सर्वमान्य रूप को आधार मानकर उसके सही रूप से हमें परिचित कराता है। व्याकरण शब्द का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना, अर्थात व्याकरण भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के सभी अंगों, ध्वनियों, वर्ण, शब्द, वाक्य आदि को अलग अलग करके उन्हें शुद्ध व अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। समय के साथ साथ भाषा और लिपि में आने वाले परिवर्तनों, नए प्रयोगों को भी व्याकरण स्वीकार करता है, लोगों को उनसे परिचित भी कराता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे तद्भव और तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से, और उनका जो परिवर्तित रूप है वो कौन सा रूप होता है? तद्भव रूप होता है। ठीक है ना? उनको भी जो व्याकरण है वो अपने अंदर समावेशित कर लेता है। मतलब नए नए शब्दों का जो समावेश है वो हमें व्याकरण के अंदर मिलता है।
लिपि के सहारे हम शब्दों की रचना तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि सार्थक और निरर्थक शब्द भी तो कोई चीज़ होती है। जैसे सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अगर मैंने कहा रोटी, ठीक है, रोटी का एक अर्थ निकल रहा है, लेकिन मैं कहूँ टीरो तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। मतलब अगर हम शब्दों को उलट फेर कर दें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। व्याकरण के जो नियम हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें शब्दों की रचना किस प्रकार करनी चाहिए। व्याकरण वह शास्त्र है जिनके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है। व्याकरण के अंग कौन से होते हैं? भाषा की मूल इकाई वाक्य होता है, क्योंकि हम वाक्य के द्वारा ही विचार संप्रेषित करते हैं। मतलब अगर हम कोई बात बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ, तो छोटे छोटे वाक्य बनाकर ही तो मैं आपको अपनी बात समझा रही हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या है? वाक्य। और वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से। शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से। वर्ण क्या है? स्वर और व्यंजन है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण हुई। वर्णों के हम और टुकड़े नहीं कर सकते, अ आई और क ख के टुकड़े नहीं करेंगे, लेकिन हम शब्दों को टुकड़े करके लिख सकते हैं, वाक्य को तोड़कर लिख सकते हैं, ठीक है ना। वाक्य मात्र एक शब्द भी हो सकता है तथा अनेक शब्दों का भी। वाक्य शब्दों या पदों से बनते हैं और शब्द या पद वर्णों से बनते हैं। व्याकरण के निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द या पद विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। इसमें वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। वर्ण विचार में वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। शब्द और पद में इसमें तरह तरह के शब्दों और पदों की रचना के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य में विविध प्रकार के वाक्यों और उनके शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। रूप विचार में इसके अंतर्गत शब्दों के रूप में परिवर्तन, इसकी रचना, भेद आदि के अध्ययन का विचार किया जाए। मतलब ये जो व्याकरण के अंग हैं कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। क्योंकि वाक्य को भाषा की मूल इकाई बताया है, तो वाक्य का निर्माण करने के लिए हमें पहले शब्द का निर्माण करना पड़ेगा, और शब्द का निर्माण करने के लिए वर्ण, और वर्ण किससे बनते हैं? स्वर और व्यंजन से। तो इसीलिए ये वाक्य के अंग हुए। तो आज का जो टॉपिक था हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हमने भाषा के बारे में पढ़ा। भाषा क्या है? मनुष्य द्वारा अपने मन के विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम है वही भाषा कहलाती है। भाषा के 3 रूप पढ़े, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है। सांकेतिक को भाषा का मुख्य रूप ना मानकर अन्य रूप माना गया है, ठीक है। मुख्य रूप तो 2 ही हैं, लिखित और मौखिक। या तो हम लिखकर अपनी बात प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, वह पढ़कर अपनी उस बात को समझेगा, या फिर हम बोलकर अपनी बात बता सकते हैं और वह सुनकर समझेगा। और सांकेतिक जो है वो भाषा का अन्य रूप है। क्लियर हुआ? और जो लिपि है, मतलब भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों का सहारा लेना पड़ता है। वह चिन्ह वही चिन्ह होते हैं जो लिपि के अंतर्गत आते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? लिपि कौन सी है हमारी? देवनागरी लिपि। क्लियर हुआ? अब इन लिपियों को व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए, सही तरीके से शब्दों की रचना करने के लिए हमें कुछ तरीका तो आना चाहिए ना। वह तरीका हमें किसके द्वारा पता चलेगा? व्याकरण के द्वारा, ठीक है ना। तो भाषा का जो शुद्ध रूप होता है उसकी जानकारी हमें कौन देता है? व्याकरण देता है। इसके बाद हमने व्याकरण के कुछ अंग पढ़े थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, रूप विचार। क्लियर हुआ? समझ में आया ये टॉपिक आपको? धन्यवाद।